हेलो एवरीवन, जैसा आपको पता है लास्ट वीडियोस में हम वर्ब के बेसिक्स डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में भी हम वर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद वर्ब हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसका प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वर्ब के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, When कोरोना फेल इंडिया दे फाइटेड इट ब्रेवली। तो आपको क्या समझ में आया? आप इसकी हिंदी क्या बनाएंगे? जब कोरोना की विपदा इंडिया पर आई तो उन्होंने क्या किया? उसको ब्रेवली फाइट किया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हिंदी कन्वर्ट कर रही हूँ, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि उसके ऊपर विपदा आन पड़ी, लेकिन यहाँ पे एक एरर है। वो एरर क्या है? फेल का मतलब होता है गिरना, है ना। लेकिन जब कोई विपदा घटित होती है उसको फेल ना बोल के क्या बोला जाता है? बी फेल। यानी वर्ब हमारी फेल ना होके, फेल का मतलब गिरना होता है, लेकिन किसी घटना के होने की अगर हम बात करेंगे दैट इज बी फॉल। फेल हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस फेल का मतलब है गिरना। विपदा गिरना हिंदी में तो ठीक है, लेकिन घटना का घटित होना उसको इंग्लिश में हम फेल ना बोल के बोलेंगे बी फॉल, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बी फेल। तो यहाँ पे फेल की जगह हम क्या करेक्ट लिखेंगे? बी फेल। तो एक करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक और चीज पे आप ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ बी फेल यानी सेकंड फॉर्म का यूज किया है, यानी मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। तो जो मेरा कमिंग सेंटेंस है दे फाइटेड इट ब्रेवली, ये भी किस में होगा? पास्ट में होगा। यानी पास्ट एक्शन की बात चल रही है तो पूरा वाक्य मेरा पास्ट में ही होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज कर दें, यहाँ पे हम दे फाइट कर दें, कोई सेंस नहीं बनेगी। पास्ट में बात कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने इस सेंटेंस में फेल की जगह कर दिया बी फेल। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है इस सेंटेंस में एक और एरर है? वो एरर क्या है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। राम मस्ट नोट टू लीव सीता इन लर्च। ठीक है, मैं कह रही हूं कि राम जी को सीता जी को विपदा में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या एरर है मैं आपसे कहूं तो आप क्या बताएंगे मुझे? राम मस्ट नोट टू लीव सीता इन लर्च। सबसे पहले आप बोलेंगे मैम सेंटेंस पास्ट में है तो मैं लीव का लेफ्ट कर देना चाहिए था। मैं कहूंगी ठीक है। फिर हम देखेंगे टू, लेकिन हम सीखते हैं टू के बाद हमेशा V1 आता है ना। या फिर कुछ फ्रेजेस होती हैं जिसके साथ हम टू प्लस ING फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कभी टू के साथ आपने V3 देखा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं हो सकता। टू के साथ अगर आप V3 यूज कर रहे हैं दैट वुड बी इनकरेक्ट। फाइन, तो टू लेफ्ट तो गलत है, टू लीव इज करेक्ट। इस सेंटेंस में और क्या है इसके अलावा? आप एक बात देखिए, यहाँ पे मैंने मोडाल यूज किया है, नोट यूज किया है, टू हैव, टू लीव। ये स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको ध्यान हो, मैं पहली क्लासेस में बता चुकी हूँ कि इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन होती है। अगर कभी भी मस्ट प्लस नोट आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि टू नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा? हैव प्लस V3। यानी मस्ट नोट आ रहा है और पास्ट की बात चल रही है तो सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा होता है मस्ट नोट हैव प्लस V3, यानी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा क्या बनेगा? राम मस्ट नोट, टू इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा हैव, लीव का हो जाएगा लेफ्ट, सीता इन लर्च। आई होप ये क्लियर है यहां तक। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में आपको एक नई वोकैब भी सीखने को मिली है। मैंने लिखा है लीव इन लर्च। लीव इन लर्च ईडियम जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी को अकेले में, संकट में या परेशानी में छोड़ देना। ठीक है, अब आगे मैंने एक सेंटेंस लिखा आई रीड अ बुक। बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, अब ध्यान देना इस चीज पे। मैंने लिखा आई रीड अ बुक, बिल्कुल करेक्ट है। आई गेव हर माई बुक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आई गेव माई बुक टू हर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना चाह रही हूँ कि कभी भी मेरा सेंटेंस है, पहले हमेशा मैं लिखूंगी सब्जेक्ट, पहले मेरा सब्जेक्ट आता है, देन मेरी वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है मैम ऑब्जेक्ट पहले लगाएं, वर्ब पहले लगाएं, सब्जेक्ट पहले लगाएं। तो प्रॉपर ये स्ट्रक्चर होता है मेरा, पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता, वर्ब यानी क्रिया यानी जो काम है, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट यानी जो भी थर्ड पार्टी, चूंकि वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट वो आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, अब इन दोनों स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि पहले कौन से वाला ऑब्जेक्ट हमें लगाना है।
तो इस सेंटेंस में देखो आप, आई गेव हर, मैंने उसको दिया। तो हर यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। क्या दिया उसको, एक बुक दी, तो बुक भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले बुक लगाए या हर लगाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो आप एक बात देखो, इसमें इस सेंटेंस में आप देखो, मेन ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बुक, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर। यानी मैंने अपनी बुक दी, मेन एम्फेसिस मेरा किस पे है, बुक देने पे, किसको दी, हर, ठीक है। तो मेरा स्ट्रक्चर हमेशा बनता है आई गेव हर माई बुक, या फिर इसके अलावा हम इसको आई गेव माई बुक टू हर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। यानी मैं समराइज करूं तो मेरा रूल ये बनेगा, हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस माई ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट है तो हम इस तरह से लिखेंगे, आई गेव हर माई बुक। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाती हूं, दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस अ प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट वन। जैसे मैंने यहाँ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है, तो मैंने प्रीपोजिशन टू का यूज किया कि मैंने अपनी बुक किसको दी, उसको दी, तो मुझे यहाँ दर्शाने के लिए टू लगाना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में मुझे टू की कोई जरूरत नहीं, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। आई गेव हर माई बुक इज करेक्ट। या फिर दूसरे में हम इसको लिख सकते हैं, आई गेव माई बुक टू हर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, कभी आपको इस तरह से घुमा के दे दें ऑब्जेक्ट, तो आपको ध्यान रखना है, तो आप टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, वो आपको दे देंगे सीधा आई गेव माई बुक हर, इस तरह के एरर आ जाए तो आप समझ जाएंगे आई गेव माई बुक हर कोई सेंस नहीं बन रही है, माई बुक टू हर, उसको दी, तो प्रीपोजिशन लगाएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, एक पैटर्न हो गया, इस पैटर्न को आप नोट डाउन कर लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही केप्ट द विंडो ओपन। अगर मैं यहां तक भी सेंटेंस बना रही हूं, ही केप्ट द विंडो ओपन, तो ये करेक्ट है, ठीक है। यानी उसने क्या किया, खिड़की खुली छोड़ दी। तो हम एक फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस उसका एडजेक्टिव। ओपन क्या है, खुली खिड़की है ना, तो क्या दर्शा रहा है, उसकी विशेषता दर्शा रहा है, दिस इज एन एडजेक्टिव। ओपन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। ही केप्ट द विंडो ओपन होल नाइट, तो सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब द नाउन प्रोनाउन, और इस नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना ये ओपन किसको क्वालिफाई कर रहा है, विंडो को। एक और सेंटेंस मैंने लिया, शी प्रिपेयर्ड माई कॉफी स्ट्रॉन्ग, उसने क्या किया, प्रिपेयर किया माई कॉफी स्ट्रॉन्ग, यानी ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव कॉफी को रिजेंबल कर रहा है, राइट। तो आपको समझना है, आपको इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन कहीं भी दिखता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनी नाउन प्रोनाउन प्लस एनी एडजेक्टिव, तो ये जो लास्ट वाला एडजेक्टिव है मेरा कॉफी को, यानी जो लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा होता है। यानी स्ट्रॉन्ग में किसके लिए बोल रही हूँ, कॉफी के लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, शी के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, जो लास्ट नाउन प्रोनाउन है ये इसको क्वालिफाई करेगा। विंडो ओपन में ओपन विंडो को क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसने खिड़की खुली छोड़ दी। ही केप्ट द डोर शट, यानी शट किसको क्वालिफाई करेगा, डोर को, उसने दरवाजा क्या किया, बंद रखा, ठीक है। तो शट किसको क्वालिफाई कर रहा है, मेरा डोर को। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, यानी ये वाला सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, लव सैट इन सीताज लैप। बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, बच्चों को अक्सर प्रीपोजिशन लगाने में प्रॉब्लम होती है कि इन हम कहाँ लगाएं, आगे पीछे, सीता के बाद लगाना है, लैप के बाद लगाना है, तो आप थोड़ा सेंस पे काम कीजिए। आप इसको पढ़ के देखिए, आपने क्या लिखा, लव सैट इन सीताज लैप। लव अपनी माँ यानी सीता की गोद में बैठ गया, तो मैं कैसे बोलूंगी, लव बैठ गया, मेन वर्ब मेरी क्या है, बैठना। लव सैट, उसके बाद आती है प्रीपोजिशन इन, कहाँ बैठा, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे लव सैट सीताज लैप इन, दिस इज टोटली सेंसलेस। आप बात समझ रहे हैं, यानी प्रीपोजिशन मेरा हमेशा पहले आता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कि कहाँ बैठा, कहाँ किया उसने वो काम, इस सेंस में जो भी है, तो वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के बाद ही आएगा। जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, राइट, पहले मैंने इन लगाया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बताया द स्काई, कहाँ पे भाई, स्काई के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट।
पहले प्रीपोजिशन आती है, उसके बाद उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एरर आपको कभी भी नहीं करनी है कि आप इन पहले लगाए बाद में लगाइए, अंडरस्टूड है। पहले प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद ही उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है रावणा वांटेड टू मैरी सीता। ठीक है, रावणा वांटेड टू मैरी सीता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आती है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फॉर्म हमारी जब भी आती है तो इससे पहले मेरी मेन वर्ब आती है, उसके बाद मेरी इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। ठीक है, तो राम टू मैरी वांटेड सीता आप कभी भी नहीं लिखेंगे। मेन वर्ब मेरा क्या है, वांटेड, इन्फिनेटिव क्या है, टू मैरी, उसके बाद आएगा सीता। तो सेंटेंस फॉर्मेशन मेरा हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद इन्फिनेटिव, देन आर ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो राम वांटेड टू मैरी सीता, ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। वन मोर सेंटेंस इज हियर, वी रोट एवी लर्नड डांसिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। मैं आपको बता चुकी हूं, जब भी कभी हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं दैट इज जीरंड। ठीक है, और वो एज ए नाउन काम करता है ना, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूं। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लवी ने क्या सीखा, उसने नाचना सीखा। डांसिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस को ना स्पेसिफाई करके एक नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, जिसका मतलब होता है नाचना। ठीक है, डांस प्लस आईएनजी दैट इज नाचना, नाच, डांस सीख लिया उसने। मैंने क्या लिखा, वी लर्न डांसिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो एक सेंटेंस फॉर्मेशन मेरी सिंपल क्या बनी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन जीरंड। कभी आप ऐसे नहीं लिखेंगे लवी डांसिंग लर्नड ड्यूरिंग लॉकडाउन, दैट इज इनकरेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, देन जीरंड आएगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वर्ब्स और हो सकती हैं, जैसे मैं स्विम प्लस आईएनजी कर दूंगी, स्विमिंग बन जाएगा, यानी तैरना। ठीक है, वर्ब नहीं है इस टाइम, एक नाउन है, तैरना, जो स्पेसिफाई करेगा तैरना को। जैसे मैंने बोला फ्लाई का बना दिया फ्लाइंग, ही लर्नड फ्लाइंग काइट, उड़ाना सीखा उसने, है ना। ये कॉन्टिन्यूस टेंस की वर्ब को ना स्पेसिफाई करके एक नाउन को स्पेसिफाई कर चुका है। हम जीरंड पे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना चुके हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, व्हेन कोरोना फेल इंडिया दे फाइटेड इट ब्रेवली। मैंने आपको क्या मिस्टेक बताई थी इसमें, कि फेल नहीं होता, दैट इज बी फॉल। बी फॉल की सेकंड फॉर्म होती है बी फेल, यानी अगर मैं यहां लिख दूंगी बी फेल तो एक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी सेंटेंस में एक मिस्टेक है, आइए मैं बताती हूं आपको क्या है। मैंने लिखा व्हेन कोरोना बी फेल इंडिया दे फाइटेड इट ब्रेवली। फाइट, फाइट वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। फाइट की फॉर्म होती है फॉट, फोर्ट। फाइटेड इज इनकरेक्ट, यानी दूसरी एरर यहां पे थी फाइटेड की। सेकंड फॉर्म मेरी क्या होगी, फॉट, फोर्ट। ठीक है, फाइटेड इज इनकरेक्ट हियर। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लेते हैं, आई हर्ड हिम सिंगिंग इन बाथरूम। ठीक है, यानी मैं क्या कहना चाह रही हूं, आई हर्ड हिम सिंगिंग इन बाथरूम। क्या ये सिंगिंग यहाँ पे बाथरूम को स्पेसिफाई कर रहा है, या आई को स्पेसिफाई कर रहा है, या हिम को स्पेसिफाई कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, आई हर्ड हिम, मैंने उसको सुना। क्या सुना मैंने उसको, सिंगिंग, उसको गाते हुए सुना। यानी ये सिंगिंग किसका एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है हिम को, ना कि बाथरूम को। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में जो हमने आईएनजी लगाया ये एक वर्ब नहीं है यहाँ पे, बल्कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई हर्ड हिम सिंग इन बाथरूम इनकरेक्ट होगा, करेक्ट क्या होगा, आई हर्ड हिम सिंगिंग इन बाथरूम। सिंगिंग एक तरह से विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो कि हिम को क्वालिफाई कर रहा है, यानी मैंने उसको गाते हुए सुना व्हाइल ही वाज इन बाथरूम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही लेफ्ट द रूम स्माइलिंग, यानी उसने रूम को हंसते हुए छोड़ दिया। यही मीनिंग है ना इस सेंटेंस का, कि कमरा हंस रहा था और वो छोड़ के चला गया, कि ये मीनिंग है। हम तो ये देखेंगे कि भाई रूम के बाद स्माइलिंग लगाया है तो इसका मतलब रूम वाज स्माइलिंग, नहीं। क्या लॉजिकली ठीक है, बिल्कुल गलत है। ही लेफ्ट द रूम स्माइलिंग, ये स्माइलिंग किसको स्पेसिफाई कर रहा है, ही को, मेरे सब्जेक्ट को। यानी जब वो कमरे से गया तो वो कैसे गया, हंसते हुए गया, यानी हंसते हंसते उसने कमरा छोड़ दिया। ठीक है, यानी वो कमरा छोड़ रहा था उस वक्त वो क्या कर रहा था, हंस रहा था।
ठीक है। ही लेफ्ट द रूम स्माइलिंग, ही लेफ्ट द रूम सिंगिंग, ही लेफ्ट द रूम अब्यूजिंग। समझ रहे हैं बात को? नहीं, वो दूसरा एक्शन हो रहा था, वो करते करते दूसरा एक्शन लगातार उसके साथ हार्मनी में चल रहा था, ठीक है। साइमल्टेनियसली दो एक्शन मेरे हो रहे थे, ठीक है। तो स्माइलिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को, ना कि रूम को, ठीक है। तो किसका यूज हमने पढ़ा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब बच्चे पूछेंगे कि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं कि जीरंड जो मेरा होता है एज ए नाउन वर्क करता है। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। स्मोकिंग यानी स्मोकिंग यहाँ पे क्या है? स्मोकिंग का मतलब वर्ब नहीं है बल्कि है धूम्रपान, यानी एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो जीरंड मेरे क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद एज ए नाउन एक्ट करते हैं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। जैसे हंसते हुए वो चला गया, रोते हुए उसने ये किया, ऐसा करते हुए उसने ये किया, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस यहां तक क्लियर है। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, एक बार इसका स्ट्रक्चर हम नोट डाउन कर लेते हैं कि जब हम कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में लेती हूं, आई विल नॉट लेट हर टू एंटर माई रूम, ठीक है। मैं क्या करूंगी? मैं उसको अपने कमरे में आने की परमिशन नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाह रही हूं, आई विल नॉट लेट हर टू एंटर माई रूम। क्या यहां पे कोई एरर है? बिल्कुल, दिस इज इनकरेक्ट। कभी भी आपने ऐसे सुना है लेट अस टू डांस, लेट हर टू एंटर? ये इनकरेक्ट होता है। यानी कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हमारे पास होती हैं, स्पेसिफिक केसेस हमारे पास होते हैं जहां पे हमें प्लेन इन्फिनेटिव यूज करना है। अभी प्लेन इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव का मतलब हमने पढ़ा था हमेशा 2 + V1, लेकिन प्लेन इन्फिनेटिव या जिसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली वर्ब होती है, यानी V1। V1 को हम प्लेन इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, यानी वर्ब के साथ हमें टू नहीं लगाना है। हम सेंस बनाते हैं, हमें लगता है कि 2 + V1 करेक्ट है, लेकिन नहीं, कुछ स्पेसिफिक वर्ब के साथ हम 2 + V1 ना लगा के सिर्फ V1 लगाते हैं, जिसको प्लेन इन्फिनेटिव या फिर बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, माई फादर बेड मी टू टॉक विद हर। मेरे पापा ने मुझे क्या मना किया? उससे बात करने के लिए मना किया। अगर मैं सेंटेंस की हिंदी बना रही हूं तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है सेंटेंस, माई फादर बेड मी क्या? टू टॉक विद हर, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको एक रूल बता चुकी हूँ, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिसके बाद हम टू ना लगा के सिर्फ V1 लगाते हैं, यानी प्लेन इन्फिनेटिव लगाते हैं। यानी यहाँ पे क्या मिस्टेक है? दैट इज टू। यानी बिड, बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड। बिड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिड के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्लेन इन्फिनेटिव यूज करेंगे। आप इन सभी वर्ब्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये वर्ब्स है मेरी सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, मेक या लेट कभी आपको दिखे सेंटेंस में, हेल्प या फिर बिड। इनके साथ हमें टू नहीं लगाना है, इनके साथ हमें क्या लगाना है? बेयर इन्फिनेटिव या फिर प्लेन इन्फिनेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? V1, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं इन वर्ब्स की लिखती हूं। मैंने लिखा शी मेक्स हर किड्स टू क्लीन द बेड। हिंदी कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक लग रहा है, शी मेक्स हर किड्स टू क्लीन द बेड। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूं, कभी भी ये वर्ब मेरी आ रही है तो इसके साथ प्लेन इन्फिनेटिव आता है, टू नहीं आएगा। तो करेक्ट मेरा क्या रहेगा? शी मेक्स हर किड्स क्लीन द बेड, ठीक है। टू नहीं लगाना है, सिर्फ हम क्या लगाएंगे? दैट इज V1, यानी प्लेन इन्फिनेटिव, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, आई सॉ हर ड्राइव ऑफ विद अ यंग मैन। दिस इज टोटली करेक्ट। अगर मैं टू लगा देती, आई सॉ हर टू ड्राइव ऑफ विद अ यंग मैन, दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो ये ठीक है, राइट। एक और सेंटेंस मैंने लिखा, शी हर्ड द डोरबेल टू रिंग। उसने क्या सुना? डोरबेल को बजते हुए सुना। तो यहाँ पे भी हर्ड मेरा आ रहा है, हम 2 + V1 लगा रहे हैं, यानी इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हियर वर्ब की किसी भी फॉर्म के साथ हमें 2 + V1 ना यूज करके प्लेन इन्फिनेटिव लगाना है, यानी टू यहाँ पे इनकरेक्ट है। करेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? शी हर्ड द डोरबेल रिंग, दैट इज करेक्ट। एक और एग्जाम्पल हमने लिया, आई वॉच द वुमेन केम आउट ऑफ द हाउस।
आप एक बात बताइए मुझे, ये सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है? आप सीधा देखेंगे मैम आई वॉच्ड, मतलब मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, पास्ट टेंस है। आगे मैंने लिखा द वुमेन केम आउट ऑफ द हाउस, कम केम कम, यानी ये वर्ब भी मेरी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग है, तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? बेशक मेरा सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा हो, लेकिन जब भी मैं इन्फिनेटिव यूज करूंगी तो वो हमेशा V1 में ही रहेगा, उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं करेंगे। वर्ब जो मेरी मेन वर्ब है सिर्फ वो डिफाइन करेगी टेंस मेरा पास्ट में है, इन्फिनेटिव हमेशा मेरा V1 में ही रहेगा। यानी आई वॉच द वुमेन केम आउट इज इनकरेक्ट। आई वॉच द वुमेन कम आउट ऑफ द हाउस, यानी मैं क्या कहना चाह रही, मैंने उस वुमेन को घर से निकलते हुए देखा। तो निकलते हुए को हम पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा V1 में ही लिखा जाएगा। ठीक है, पास्ट में मेरा सिर्फ मेन वर्ब चेंज होगा। मैंने देखा, मैं देखूंगी, है ना। मेन वर्ब सिर्फ स्पेसिफाई करेगी मेरा टेंस क्या है, इन्फिनेटिव को हम चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, वो V1 में ही रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। शी मेड मी टू क्राई, उसने मुझे रुला दिया। बिल्कुल करेक्ट अगर हम हिंदी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे एक गलती है। क्या? मैंने मेक की फॉर्म यूज की है, मेक मेड मेड, और फिर मैं टू लगा रही हूँ इसके साथ, तो ये टोटली क्या हो गया? इनकरेक्ट। मैं स्पेसिफाई पहले ही कर चुकी हूँ कि इन सभी वर्ब्स की किसी भी फॉर्म के साथ अगर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं दैट वुड बी प्लेन इन्फिनेटिव, उसमें टू नहीं आता। तो करेक्ट क्या रहेगा? शी मेड मी क्राई। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट माई पर्स फेल डाउन। आपको कभी भी एक ऐसा सेंटेंस दिखे जिसमें दो वर्ब हैं, ठीक है, और दोनों वर्ब के करने वाले अलग अलग हैं, आपको दोनों सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करना जरूरी है। यानी अगर मैं लिख रही हूं वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट माई पर्स फेल डाउन, यानी सेंटेंस में मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिल रहा है, वो सब्जेक्ट क्या है? पर्स। तो मैं क्या बता रही हूँ कि माई पर्स फेल डाउन, मेरा पर्स गिर गया, ये बात ठीक है। बट अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देख रही हूँ वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, तो कौन चल रहा था? कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। यानी जब भी दो वर्ब होती हैं तो दो सब्जेक्ट भी होने जरूरी हैं। अगर हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं तो जो गिवन सब्जेक्ट होता है हम फर्स्ट वाली वर्ब को ऑटोमेटिकली उससे रिलेट कर लेते हैं। यानी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, दैट इज पर्स। यानी मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, सेंस क्या बनेगी सेंटेंस की, वो बनेगी वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, यानी जब मेरा पर्स स्ट्रीट पे जा रहा था तो वो गिर गया। क्या लॉजिकली ठीक है? बिल्कुल गलत है। क्या पर्स अपने आप स्ट्रीट पे जाके गिर जाएगा? नहीं। यानी इस फर्स्ट पार्ट का सेंटेंस कोई और है, यानी हो सकता है वो सड़क पे जा रहा था, माई पर्स लिखा है, यानी कौन जा रहा था सड़क पे? यानी मैं जा रही थी। तो करेक्ट बनेगा वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट माई पर्स फेल डाउन। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यानी जब भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, अगर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट हम ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट के सब्जेक्ट को मान लेते हैं। यानी इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में क्योंकि मेरा कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो मैं गिवन सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मानूंगी, बट लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? हम पॉजेसिव प्रोनाउन को देखेंगे, दैट इज माई। यानी मेरा पर्स गिर गया, पर्स अपने आप तो नहीं जाएगा, यानी मैं स्ट्रीट पे गया था उस टाइम मेरा पर्स गिरा। ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो गया कि सब्जेक्ट मेरा क्या है? आई है। अगर यहाँ पे लिखा होता हर पर्स फेल डाउन, इसका मतलब वाइल शी वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो रोड पे जा रही थी उस टाइम उसका पर्स गिर गया। हिज होता तो मैं क्या बोलती? वाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड हिज पर्स फेल डाउन। आई थिंक ये क्लियर है आपको। जब भी अगर दो पार्ट है सेंटेंस में, दो वर्ब हैं, हम सब्जेक्ट नहीं देते हैं तो जो गिवन सब्जेक्ट है उसी को पूरे सेंटेंस का कर्ता मान लिया जाता है। लेकिन अगर लॉजिकली सेंस नहीं बन रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पे माई से स्पेसिफाई हो रहा है कि वॉक कौन कर रहा था? मैं, आई। हीज होता तो वॉक कौन कर रहा होता? ही। लेकिन एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूं, मैंने लिखा while driving he hit the pole। यहां पे इस सेंटेंस में मुझे दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं लिख रही हूं जब वो ड्राइव कर रहा था उसने क्या किया? पोल को हिट किया। बिल्कुल सेंस बन रही है, यानी हम ही की ही बात कर रहे हैं और हिट करने का काम कौन कर रहा है? वो भी ही कर रहा है। तो यहाँ पे कोई हिडन सब्जेक्ट नहीं है,
दोनों ही वर्ब्स यानी ड्राइविंग का भी और हिट का कर्ता कौन है इसका सब्जेक्ट, दैट इज ही। लेकिन इस केस में पर्स गिर गया, लेकिन वॉक कौन कर रहा, पर्स नहीं कर रहा था, वो कौन कर रहा था, मैं कर रही थी। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा रिफॉर्म करती हूं। अगर मैं लिखती हूं व्हाइल ड्राइविंग हिज कार हिट द पोल, हिज कार हिट द पोल, यानी फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा व्हाइल ड्राइविंग ही हिट द पोल। ये मैंने बोला ठीक है, क्यों, क्योंकि जब वो ड्राइव कर रहा था उसने पोल को क्या किया, हिट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा व्हाइल ड्राइविंग हिज कार हिट द पोल, कि ड्राइव करते हुए उसकी कार ने पोल को हिट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कार खुद ड्राइव करेगी और पोल को हिट कर देगी, नहीं। यानी यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है मेरा, दैट इज हिडन। वो हम कैसे पहचानेंगे, किसकी कार ने हिट किया, उसकी कार ने, यानी ड्राइविंग कौन कर रहा था, वो कर रहा था। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, ही। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग हिज कार हिट द पोल, यानी जब वो ड्राइव कर रहा था उसकी कार ने पोल को हिट किया। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ड्राइविंग अलोंग द रोड माई कार हिट अ पोल, यानी जब मैं ड्राइव कर रहा था तब मेरी कार ने एक पोल को हिट कर दिया। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट मेंशन नहीं करती हूं तो ऑटोमेटिकली कार को इसका सब्जेक्ट समझा जाएगा कि जब कार जा रही थी रोड पे, कार खुद जाएगी नहीं, मैं उसको ड्राइव करके ले गई हूं। यानी माई से स्पेसिफाई होता है कि आई वॉज ड्राइविंग द कार, तो करेक्ट सेंटेंस होगा व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार अलोंग द रोड माई कार हिट अ पोल। यानी यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा सब्जेक्ट को यूज करना। एक और एग्जांपल में लेती हूँ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बीइंग अ रेनी डे आई could not come। मैंने लिखा बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, यानी बरसात का दिन होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो अगर मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रही हूं बीइंग अ रेनी डे, तो ये किसको स्पेसिफाई करेगा कि आई की बात चल रही है। क्या ऐसा हो सकता है मैं कोई बरसात का दिन हूं, लॉजिकली इनकरेक्ट हो गया। क्या आई स्पेसिफाई कर सकता बीइंग अ रेनी डे को, गलत हो गया। समझ रहे आप मेरी बात को, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो मेरा गिवन सब्जेक्ट है वो ही इसको स्पेसिफाई करता है, जो कि लॉजिकली इनकरेक्ट हो गया। बीइंग अ रेनी डे, मैं एक रेनी डे था इसलिए मैं नहीं आ सका, क्या ये ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट क्या होगा कि उस दिन बरसात का दिन था इसीलिए मैं नहीं आ सका। यानी इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि उस दिन बरसात का दिन था इसलिए मैं नहीं आ सका। यानी करेक्ट वुड बी इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है। जब भी मेरे सेंटेंस में दो वर्ब होती हैं तो दो सब्जेक्ट होने मैंडेटरी हैं। अगर हम सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो गिवन सब्जेक्ट है उसको भी फर्स्ट पार्ट के साथ रिलेट कर दिया जाता है। तो आपको कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा आप सेंटेंस की लॉजिकल सेंस को देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या पर्स खुद वॉक कर सकता है, कार खुद ड्राइव कर सकती, नहीं। तो यानी हिडन सब्जेक्ट होगा, तो आप करेक्ट करके जो हिडन सब्जेक्ट है उसको वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से मैंने बनाया प्रैक्टिस्ड। यानी मैं एक एडजेक्टिव बना रही हूं। आपने सुना होगा स्पीक से हम बना देते हैं स्पोकन इंग्लिश, है ना। तो सेम वे मैंने क्या बनाया, प्रैक्टिस से बनाया प्रैक्टिस्ड। यानी एक एडजेक्टिव बन जाता है। जब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद कोई नाउन यूज करते हैं तो उस नाउन को क्वालिफाई करता है और उसका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो स्पोकन किसको स्पेसिफाई कर रहा है, इंग्लिश को। यहाँ पे स्पोकन एक वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। सेम वे मैंने टीयर का बना दिया टोन, यानी टोन पेजेस, वर्ब नहीं है टीयर। यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर रहा है, फटे हुए पेज। समझ रहे हो, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ब से हमें एडजेक्टिव बनाना है उसकी V3 फॉर्म हम यूज करेंगे तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। जैसे कि डिवेल्प, डिवेल्प का मतलब क्या होता है, उन्नति होना, ये वर्ब है। लेकिन मैं लिखती हूँ डिवेल्प्ड नेशन, इसका मतलब क्या, विकसित हुआ हुआ देश। यानी ये क्या बन गया यहाँ पे, इसका एडजेक्टिव, इसका विशेषण बन गया है। ब्रेक द हार्ट मतलब दिल को तोड़ना, ठीक है। यानी ब्रेक क्या है, यहाँ पे वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ब्रोकन हार्ट यानी टूटा हुआ दिल, तो ब्रोकन यहाँ पे क्या बन गया, विशेषण बन गया, एडजेक्टिव बन गया है।
यानी किसी भी वर्ब को अगर मुझे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, मैं उसका V3 फॉर्म यूज करूंगी और उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन में यूज कर रही हूं वो उसके लिए एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा था यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे एक एरर है। क्या एरर है? प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? अभ्यास। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये है कि एक वर्ब नहीं है, दिस इज अ नाउन। तो नाउन में ईडी लगा के हम कभी भी एडजेक्टिव फॉर्म नहीं बनाएंगे। इट शुड बी अ वर्ब। वर्ब होती है मेरी प्रैक्टिस, द करेक्ट स्पेलिंग इज एस। तो मैं यहाँ पे अगर इसका एडजेक्टिव बनाऊंगी तो दैट शुड बी प्रैक्टिस्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर थी, तो स्पेसिफिकली कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप ये भी ध्यान रखना TICE लिखा है, दैट इज अ नाउन, अभ्यास। प्रैक्टिस विद एस है तो वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। तो अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो वर्ब में लगाएंगे, ना कि नाउन में। ठीक है, इसका मतलब कभी भी अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना है दैट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउन में कभी भी हम ईडी लगा के उसको थर्ड फॉर्म समझने की गलती नहीं करेंगे। नाउन की कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो किसकी होती है? वर्ब की। एडजेक्टिव बनाना है दैट शुड बी वर्ब की 3 फॉर्म। अगर मैं लिखती हूँ, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, मैंने लिखा एडवाइस, दिस इज व्हाट? सलाह। क्या है ये? नाउन है या वर्ब है? पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इज अ नाउन। तो क्या मैं एडवाइस्ड बना दूंगी? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। कभी भी नाउन की थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। तो करेक्ट मेरा क्या होगा? दैट इज एडवाइस एंड दैट इज एडवाइस्ड। ठीक है, और एक एग्जांपल लेती हूं। मानो आपका नाम है राम, क्या मैं बोलती हूँ राम्ड, सीताड, मार्कर्ड? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट। नाउन की कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। हम किसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे? सिर्फ वर्ब की। यानी अगर आपको कोई भी वर्ड पेपर में एज एन एडजेक्टिव दिया है तो पहले आप उसकी स्पेलिंग पे, उसके लॉजिक पे ध्यान देंगे कि वो नाउन की फॉर्म कन्वर्ट की गई है या वर्ब की। अगर नाउन को उन्होंने ईडी लगा के एडजेक्टिव बना दिया है तो आप उसको तुरंत मार्क करेंगे कि ये एरर है, क्योंकि V3 सिर्फ किसकी हो सकती है? वर्ब की हो सकती है। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए थे। वेयर आउट है, वेयर आउट की थर्ड फॉर्म मैंने बना दी वोर्न आउट। वोर्न आउट मशीन्स। वेयर आउट का क्या मतलब होता है? क्षतिग्रस्त हो जाना। यूज होते होते कोई चीज पुरानी होकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेयर आउट बोलते हैं। उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोर्न आउट। वोर्न आउट क्लोथ्स, वोर्न आउट मशीन्स, वोर्न आउट इक्विपमेंट। ठीक है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेवलप है, डेवलप का बन जाएगा डेवलप्ड नेशन। डेवलपिंग लिखोगी तो मतलब विकसित हो रहा, डेवलप लगा दिया मतलब विकसित देश, एक विशेषण बन गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी प्रेजेंट में किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वर्ब में हम ईडी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ING। अगर मैं बोलती हूँ बार्क्ड डॉग्स, भौंके हुए कुत्ते, मैं लेकिन अभी की बात कर रही हूँ कि भौंक रहे कुत्ते, कि कुत्ते भौंक रहे थे। आई सो द बार्किंग डॉग्स। उस टाइम वो क्या कर रहे थे? भौंक रहे थे। उस टाइम वो काम हो रहा था, तो मैंने क्या बोला? बार्किंग डॉग्स, भौंकते हुए कुत्तों को मैंने उस टाइम देखा। आई सो द बार्किंग डॉग्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। आई हर्ड द शाउटिंग मैन, यानी मैंने चिल्लाते हुए लोगों को सुना, यानी वो लोग उस टाइम चिल्ला रहे थे जिस टाइम मैंने उनको सुना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। यानी क्या दर्शा रहा है कि उस टाइम वो काम हो रहा था, उस टाइम वो काम चल रहा था, उस टाइम चिल्ला रहे थे, उस टाइम भौंक रहे थे। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स, यानी उस टाइम क्या कर रहे थे? वो स्ट्रगल कर रहे थे। प्रेजेंट की भी बात हो सकती है, यहाँ पे पास्ट की भी बात हो सकती है, लेकिन एक्शन मेरा क्या होता है? चल रहा होता है जिस टाइम वक्ता बात कर रहा है। ठीक है, आप इन वर्ब्स को नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर मेरा क्या बनता है। अगर V3 में यूज कर रही हूँ वो सिंपली एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में वो काम हो रहा है तो मैं वर्ब में ING लगा के उसको क्वालिफाई करूंगी, उस नाउन को क्वालिफाई करूंगी। आप एक और सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे रावण टॉक्ड एरोगेंटली। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अहंकारवश, यानी उसने कैसे बात की? अहंकार में बात की। आप एरोगेंट वर्ड भी लिख लेना, वो कैब में कई बार पूछा जाता है। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। तो रावण ने किस तरह बात की? एरोगेंटली बात की। यानी आपको पता है, आपने बचपन से सीखा है, ही वॉक्ड स्लोली, ही स्पोक पोलाइटली। यानी हम क्या करते हैं? एडवर्ब में क्या लगाते हैं? LY लगाते हैं। जब भी हम एडवर्ब यूज करते हैं हम क्या लगाते हैं? लास्ट में LY लगा देते हैं। क्यों? कैसे चलता है? ही वॉक्ड स्लोली, ही टॉक पोलाइटली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी हम सीधा क्या करते हैं? LY लगा के अपना एडवर्ब लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है राम स्पोक पोलाइटली, यानी उसने किस तरीके से बात की? नम्रता से बात की। यानी जब भी हम किसी एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, यानी वो काम किस तरीके से हुआ है ये दर्शाएगा।
जैसे मैंने लिखा था राम स्पोक पोलाइटली, यानी राम ने किस तरह से बात की, पोलाइट तरीके से बात की, नम्र तरीके से बात की। ठीक है, एक और चीज मैंने लिखी, राम लुक्ड पोलाइटली, राम किस तरह दिख रहा था, विनम्र तरीके से दिख रहा था। यहाँ पे कुछ सेंस गड़बड़ हो गई, कोई सेंस बन नहीं रही है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास ये स्पेसिफिक वर्ब्स आ जाएं, कौन कौन से, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट या फील, यानी हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड कोई भी वर्ब हमारे पास आ रही है, महसूस होना, फील होना, ये सेंस जहां भी आ रही होगी वहां आपको एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लगाना है, बल्कि स्पेसिफिकली हम वहां पे सिर्फ एडजेक्टिव ही लगाएंगे। यानी यहाँ पे करेक्ट मेरा क्या होगा, राम लुक्ड पोलाइट, ly नहीं आएगा। यानी इसके सेंस बना के देखो, मैंने बोला राम लुक्ड सैडली, राम ने उदास तरीके से देखा या राम उदास तरीके से दिखा, लॉजिकली इनकरेक्ट लग रहा है। राम क्या दिखा मुझे, राम मुझे उदास दिखा, उदास तरीके से नहीं दिखा, तो मैं क्या बोलूंगी, राम लुक्ड सैड। राम लुक्ड सैडली वुड बी इनकरेक्ट। आप इस बात पे जरूर ध्यान रखना, जब भी ये वर्ब आ जाए, लुक, सीम, साउंड, अपीयर, स्मेल, टेस्ट या फील, आपको सीधा एडजेक्टिव लगाना है, ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ly नहीं आएगा। जैसे ये सेंटेंस भी मेरा था, राम लुक्ड पोलाइटली, यानी राम कैसा दिखा, नम्र तरीके से दिखा, लॉजिकली इनकरेक्ट लग रहा है। राम कैसा दिखा, कैसा था वो, नम्र था, यानी उसकी विशेषता बता रही हूं, तो यहाँ पे ly ना आके राम लुक्ड पोलाइट, यानी राम कैसा दिखा, विनम्र दिखा। ठीक है, ये उसका एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये सारी वर्ब आपको ध्यान रखनी है, इनको आप नोट डाउन कर लो। 5 सेंसेस से रिलेटेड कोई भी वर्ब आती है उसमें आपको ly नहीं लगाना है। आई फील कोल्डली, दैट इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, आई फील कोल्ड। ठीक है, मैंने ठंडे से महसूस किया, क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं है। मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे ठंड महसूस हुई, तो आई फील कोल्ड, आई फील कोल्डली इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा होना या रहना की सेंस देने वाली वर्ब्स भी कुछ होती हैं जिसके साथ हम ly नहीं लगाएंगे, जैसे बी, बिकम, टर्न, ग्रो, मेक या फिर गेट। जैसे मैं बोलती हूं आई बिकेम ओल्डली, क्या कोई सेंस बन रही है, मैं बूढ़ों की तरह से बन गई, नहीं, मैं कहना चाह रही हूं मैं बूढ़ी हो गई, तो मैं क्या बोलूंगी, आई बिकेम ओल्ड। आई बिकेम ओल्डली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ भी और भी वर्ब्स है हमारे पास, जैसे टर्न, ग्रो, कीप, मेक एंड गेट, इनके साथ भी आपको ध्यान रखना है, ये होना और रहना की सेंस देती हैं, इनके साथ हमें ly नहीं लगाना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, अपकमिंग क्लासेस में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं।